हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डिफेंस उपदेश। मेरा नाम है हर्षवर्धन सिंह और आज 3 अगस्त के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। सो लेट अस कंटिन्यू। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए बताइएगा, पीएम ने एक डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन जो है लॉन्च किया है, उसको क्या नाम दिया गया है? यू कैन पॉज द वीडियो इफ यू वांट टू आंसर द क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस रहेंगे और कुछ एक्सप्लेनेशंस, एंड यू कैन डाउनलोड द पीडीएफ फ्रॉम डिफेंस उपदेश टेलीग्राम चैनल। सो द आंसर हियर वुड बी, जो है वो रूपी के नाम से जो है वो ऐप या फिर पेमेंट सॉल्यूशन जो है वो ई रूपी के नाम से जो है वो लॉन्च किया गया है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका आंसर जो है वो सी रहेगा। एंड ई रूपी के बारे में कुछ एक जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है। यू कैन डाउनलोड द स्लाइड एंड यू कैन रीड अबाउट इट। इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई है। बेसिकली एक पेमेंट सॉल्यूशन सिस्टम है जो इंडिया का खुद का इंडिजीनियसली डेवलप्ड है, खुद ने बनाया है हमने। और इसके अंदर एक तरीके से अगर मुझे किसी व्यक्ति को पेमेंट करना है तो मैं खुद जाकर उसको पेमेंट करूंगा, उसकी बड़ी बजाय गवर्नमेंट एज अ इंटरमीडिएटरी यानी कि एक तरीके से मीडिएटर के तौर पे काम करेगी यहाँ पर। इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। अगर आप अमेजन कंपनी से कोई शॉपिंग करना चाहते हैं या फिर आप चाहते हैं कि किसी और व्यक्ति को अमेजन कंपनी से शॉपिंग कराई जाए, तो आप उसको कैश देने के बजाय अमेजन कंपनी का एक वाउचर लेकर जो है वो दे सकते हो। वो आदमी अमेजन कंपनी के ऊपर जाएगा, अमेजन कंपनी की वेबसाइट पे जाने के बाद जब वो वाउचर नंबर डालेगा तो वो उतने अमाउंट की शॉपिंग कर सकता है। मान लीजिए आपने 500 रुपए का एक वाउचर अमेजन कंपनी से ले लिया, तो 500 रुपए का वाउचर आप उस आदमी को दे देंगे तो वो व्यक्ति जो है वो 500 रुपए की शॉपिंग कर सकता है। ऐसा ही एक सिस्टम जो है गवर्नमेंट ने तैयार किया, जिसके अंदर डायरेक्टली लोगों को पैसा देने के बजाय गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट आपको एक वाउचर टाइप फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी, जिसके अंदर जब भी कोई आदमी किसी फैसिलिटी के लिए किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को या किसी और पब्लिक फैसिलिटी के लिए जब पेमेंट करेगा तो वो उस वाउचर नंबर से पे कर सकता है, जिससे गवर्नमेंट उस आदमी को पैसा देने के बजाय डायरेक्टली उस डिपार्टमेंट को, उस विभाग को, उस प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को पैसा डायरेक्टली ट्रांसफर करेगी, जिससे मीडिएटर, इंटरमीडिएटरी या मिडल मैन जो है वो पूरी तरीके से एलिमिनेट हो जाएगा और हमारे पास में एक डिजिटल प्लेटफॉर्म सिस्टम क्रिएट हो जाएगा, जिसमें गवर्नमेंट अपने पैसे को डायरेक्टली ट्रांसफर करने की वजह से उसका मिसयूज रोक सकती है। नाउ दिस इज द डिजिटल पेमेंट मेथड ई रूपी के नाम से जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। कैशलेस एंड कॉन्टेक्टलेस मेथड है फॉर डिजिटल पेमेंट्स। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर जो है वो एसएमएस और इस एसएमएस स्ट्रिंग बेस्ड ई वाउचर के मीडियम से जो है वो मोबाइल यूजर्स इसको यूज कर सकते हैं। कुछ भी आपको इंटरेक्शन करने की जरूरत नहीं है। द यूजर्स विल बी एबल टू रिडीम द वाउचर विदाउट नीडिंग अ कार्ड, डिजिटल पेमेंट ऐप, इंटरनेट बैंकिंग, कुछ नहीं चाहिए। आप सिर्फ जो है वो, आपको अगर वाउचर मिला हुआ है तो आप डायरेक्टली उसको जो है वो एसएमएस के थ्रू या फिर कोड के थ्रू जो है वो दे पाएंगे। इट कनेक्ट्स द स्पॉन्सर ऑफ द सर्विस, यानी कि गवर्नमेंट जो पैसा दे रही है उसको विद बेनिफिशियरी एंड द सर्विस प्रोवाइडर। बेनिफिशियरी मतलब जिसको फायदा मिल रहा है, एंड सर्विस प्रोवाइडर जो सेवा प्रदान कर रहा है, इन डिजिटल मोड विदाउट एनी फिजिकल इंटरफेरेंस। ये यूपीएससी में अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। इसको एनडीए या सीडीएस के एग्जाम से पूछा जाने के चांसेस हाई हैं, सो प्लीज थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा। The mechanism also ensures that the payment to the service provider is made only after the transaction is completed. तो भाई सीधी सी बात है, जब आप वो वाउचर देंगे उसके बाद आपकी सर्विस प्रोवाइड कराई जाएगी, तब जाकर आपका पेमेंट गवर्नमेंट डायरेक्ट कर देगी। तो इससे फ्रॉडुलेंट यानी कि एक तरीके से फर्जीवाड़ा होने के चांसेस कम। The system is prepaid in nature and hence assures timely payment to the service provider without involvement of any intermediary. कोई middleman यहाँ पर नहीं इन्वॉल्व किया जाएगा। One time payment mechanism to the has been developed by the National Payment Corporation of India. यहाँ पर यह भी इंपॉर्टेंट है कि ये सिस्टम किसने डेवलप किया है। कई बार यूपीएससी इस तरीके का क्वेश्चन डाल देती है एनडीए सीडीएस के एग्जाम में कि किसने डेवलप किया है, नीति आयोग ने किया है या किसने किया है। तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने इसको डेवलप किया, ये आपको पता होना चाहिए। ऑन इट्स यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस सिस्टम, यानी कि यूपीआई सिस्टम, जिससे हम जो है वो डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर वगैरह करते हैं। आजकल सभी लोग आप अवेयर हैं यूपीआई से, तो यूपीआई जो है उससे ही ये जोड़ दिया गया है इन कोलैबोरेशन में डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। क्योंकि हेल्थ से जुड़ी हुई जो पब्लिक फैसिलिटीज हैं जैसे हॉस्पिटल्स वगैरह, उनका बिल वगैरह पे करने के लिए जो फैसिलिटीज है उसमें इसका यूज करने की बात जो है वो चल रही है, तो आपको ये ध्यान होना चाहिए। इट हैज बोर्डेड बैंक्स दैट विल बी द इशूइंग एंटिटी। बैंक जो है वो एक वाउचर इशू कर देगा, तो बैंक में जो है गवर्नमेंट डायरेक्टली पैसा दे सकती है और वो आपके हाथ में आने की बजाय डायरेक्टली जब पे करेगा जाएगा तो वो बैंक जो है वो डायरेक्टली हॉस्पिटल वगैरह को पे कर देगा। इस तरीके से सिस्टम बनाया गया।
Any corporate or government agency will have to approach the partner bank with both private and public sector lenders with the details of specific persons and purpose for which payments have been made. आप इसके बारे में डिटेल में यहाँ पे पढ़ सकते हैं, वापस से स्लाइड डाउनलोड कर लीजिएगा डिफेंस उपदेश टेलीग्राम चैनल से। चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारे पास में वो है 125th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस विल बी सेलिब्रेटेड एज पराक्रम दिवस ऑन विच डेट। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है। इस साल जब ये तारीख पड़ी थी, उस टाइम पीरियड पे गवर्नमेंट ने इस चीज को अनाउंस कर दिया था और अब ये गवर्नमेंट इसको आगे भी जो है वो ले जाने की बात कर रही है। हर साल इसको मनाया जाएगा। 125th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस विल बी सेलिब्रेटेड एज पराक्रम दिवस। ये डायरेक्टली भी आपसे पूछा जा सकता है और तारीख भी पूछी जा सकती है। आंसर क्या रहेगा? आपका आंसर रहेगा 23rd जनवरी। 23rd जनवरी को जो है वो आपको ध्यान रखना है कि ये जो है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है। एंड पराक्रम दिवस में गवर्नमेंट ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सम्मान में बहुत सारी चीजें करने का फैसला किया है। इसके अलावा स्पेसिफिकली यहाँ पर जो पॉइंट है वो आपको कुछ ध्यान रखना है। गवर्नमेंट विल ऑल्सो सेलिब्रेट इंपॉर्टेंट डेट्स एसोसिएटेड विद नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जैसे जो ब्रिटिश आर्मी को इंडियन ऑयल पे, ठीक है, मॉर्निंग डे ब्रिटिश आर्मी डिफीटेड ऑन इंडियन सॉइल 14th अप्रैल, INA रेजिंग डे 21 अक्टूबर, नेताजी वेंट टू अंडमान एंड अनफर्ल्ड द नेशनल फ्लैग ऑन 30th दिसंबर, INA बैटल ऑफ इम्फाल। ये जो सारी चीजें हैं, ये सारी डेट्स को इंडियन गवर्नमेंट जो है वो सेलिब्रेट करेगी इस पूरे साल, क्योंकि 125th बर्थ एनिवर्सरी है नेताजी जी की, तो इसलिए आपको इसको याद रखना है। एंड पराक्रम दिवस 23rd जनवरी को मनाया जाएगा, ये भी आपको याद रखने की जरूरत पड़ेगी। खैर एनीवेज, नेक्स्ट मूविंग ऑन। इंडिया assumed the presidency of United Nations Security Council for the month of। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 10 मेंबर्स होते हैं जो नॉन परमानेंट होते हैं। इंडिया इस साल उसका एक मेंबर बना है, 2 साल के लिए बनता है। तो आपको मुझे बताना है कौन से मंथ के लिए बने। द आंसर वुड बी, यहां पर आएगा अगस्त 2021। अगस्त 2021 यानी कि इस मंथ के लिए 1 अगस्त से इंडिया ने सिक्योरिटी काउंसिल की 1 मंथ की प्रेसिडेंसी जो है वो हैंडल की है। इंडिया के अंडर में ये प्रेसिडेंसी रहेगी। इससे जुड़ी हुई जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ दी हुई है। हमें क्या याद रखना है? हमें याद रखना है कि इंडिया हैज बिकम अ नॉन परमानेंट मेंबर फॉर 2 years। 2 years के लिए बना जाता है। इंडिया जो है वो 2021 से लेकर 2022 के बीच में बनेगा। इंडिया बिगन इट्स 2-year tenure एज नॉन परमानेंट मेंबर एट यूएनएससी इन जनवरी 21 एंड ये 8वीं बार इंडिया या यूएनएससी का मेंबर बना है। ये बात ध्यान रखनी है आपको। These are few of the things which you need to remember, क्योंकि एग्जाम में कई बार स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो है वो ये दे देते हैं बेसिस दिस। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड फॉर 2021 विल बी अवॉर्डेड टू विच पर्सन। ये जो है वो न्यूज में है। सो इफ यू वांट टू आंसर द क्वेश्चन, थोड़ा सा सोचने के लिए टाइम चाहिए तो यू कैन पॉज द वीडियो, अदरवाइज द आंसर आई विल बी गिविंग। आंसर है हमारा साइरस पूनावाला, जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के जो है वो ओनर हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को जो है वो जो हमारी कोविशील्ड वैक्सीन है वो बनाने के लिए जाना जा रहा है। और यहाँ पे लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड फॉर 2021 डायरेक्टली पूछा जा सकता है एग्जाम्स में, तो आपको ध्यान होना चाहिए साइरस पूनावाला। चलिए आगे बढ़ेंगे हम और म्यांमार आर्मी से जुड़ा हुआ एक पॉइंट नोट करेंगे। यहाँ पर जो है वो आपको ध्यान रखना है कि म्यांमार आर्मी जो चीफ हैं, ठीक है, मिन ऑन्ग हेलिंग या लेइंग जो हैं, इन्होंने खुद को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया है म्यांमार के अंदर। जैसा आप स्टूडेंट्स को ध्यान होना चाहिए, म्यांमार इज अ नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया। म्यांमार की बॉर्डर इंडिया से ईस्ट में लगती है और म्यांमार के अंदर अभी मिलिट्री कू यानी कि सेना का तख्ता पलट जो है वो हो गया था। इसकी वजह से वहां पर बहुत ज्यादा केओस चल रहा है। उसके बारे में आपको थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। He has formed a caretaker government. It comes 6 months after the army seized power from the civilian government. वहां की जो सिविल गवर्नमेंट थी उनको हटाकर मिलिट्री ने अपने हाथ में पावर ले ली। ये बहुत ज्यादा न्यूज में चला था। इंडो म्यांमार रिलेशंस या इंडो चाइना रिलेशंस के टाइम पे भी जीडी वगैरह के अंदर म्यांमार की जो कंडीशन है उसको ले सकते हैं, पॉइंट्स बोल सकते हैं इसके बारे में। और म्यांमार के बारे में आपको वैसे भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, बिकॉज इंटरनेशनली म्यांमार ने बहुत ज्यादा न्यूज अभी रिसेंट टाइम्स में बनाई है। इंटरव्यूइंग ऑफिसर भी अगर आपसे पूछते हैं कि हाँ यार व्हाट इज करंटली हैपनिंग इन द वर्ल्ड, तो आप म्यांमार वाला पॉइंट लगा सकते हैं वहां पे। एनीवेज, कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, हु इज अपॉइंटेड एज द न्यू कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। तो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स इज अ गवर्नमेंट अपॉइंटेड पोस्ट जो कि ऑल ओवर इंडिया जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट वगैरह होते हैं उनके जो अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, सीए वगैरह की जो अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस होती हैं
उनके लिए क्या स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जाना है, क्या नॉर्म्स को फॉलो किया जाना है, उन सब चीजों पे ध्यान रखते हैं, उन चीजों को फॉलो करते हैं एक तरीके से। तो ये कौन अपॉइंट हुए हैं नए, तो आपको इनका नाम मुझे बताना। ओके, नाउ द आंसर इज दीपक दास। सी, दीपक दास जो हैं वो अभी नए अकाउंट्स जनरल या कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स जो हैं वो अपॉइंट कर दिए गए हैं। ठीक है, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स की पोस्ट पे दीपक दास को अपॉइंट किया गया है। 1 अगस्त से इनका टेन्योर है। इज द 25th ऑफिसर टू होल्ड द पोजीशन ऑफ कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, ये आपको याद रखना है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। विच रीजन हैज बिकम द 5th प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान का 5वां रीजन ऑफिशियली किस एरिया को बना दिया गया है? दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर इंडो पाकिस्तान रिलेशंस एज वेल एज आपको इसके बारे में पता होना ही चाहिए। कैजुअल जीडी के अंदर, इंटरव्यू के अंदर, रिटन एग्जाम के अंदर हर जगह आने वाला क्वेश्चन है। आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी ही चाहिए। प्लीज थोड़ा सा आंसर करने की कोशिश करिएगा सभी स्टूडेंट्स। आप लोग कमेंट्स में बता भी सकते हैं मुझे आंसर करके। उसके अलावा साथ ही साथ जो है वो अगर आपको कोई और सजेशंस वगैरह देने हैं तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। डिफेंस उपदेश टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। यहां का आंसर आएगा गिलगिट बाल्टिस्तान। गिलगिट बाल्टिस्तान इज अ रीजन विच इज पार्ट ऑफ द पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। हम आगे मैप देखेंगे। सो इट इज गोइंग टू बिकम द ऑफिशियली 5th प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान में ऑलरेडी 4 प्रोविंसेस हैं। पाकिस्तान में कौन कौन से प्रोविंसेस हैं उनको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना जरूरी होता है। करंटली पाकिस्तान है 4 प्रोविंसेस, नेमली बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनवाला या खैबर पख्तूनवा, पंजाब एंड सिंध। दीज आर द 4 प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान, जो पाकिस्तान के अंदर 4 प्रोविंसेस हैं ऑलरेडी। और गिलगिट बाल्टिस्तान को 5वां प्रोविंस बनाने का इन्होंने फाइनली डिसीजन लिया है, जिसको इंडिया ने अपोज किया है। इंडिया इज अगेंस्ट इट, क्योंकि गिलगिट बाल्टिस्तान जम्मू कश्मीर का हिस्सा है और वो इंडिया की टेरिटरी है। दैट इज वाई एज पर द प्रपोजल द सुप्रीम अपीलेट कोर्ट ऑफ गिलगिट बाल्टिस्तान may be abolished and the region's election commission is likely to be merged with the election commission of Pakistan. Current status of Gilgit Baltistan is it is an autonomous region now. With this election it will become the 5th province of Pakistan. इसको लेकर इंडिया ने ऑब्जेक्शन किया है। पोजीशन वाइज देख लेते हैं तो दिस इज द मैप विच इज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो यहां पर जम्मू एंड कश्मीर के मैप के अंदर जब आप देखते हो तो यू ऑलवेज सी कि हमें जो मैप इंडिया के अंदर हम देखने की आदत है हमें, उस मैप के अंदर ये वाला रीजन जो है वो इधर साउथ वाला पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कहलाता है और इससे नॉर्थ की तरफ वाला एरिया इसको गिलगिट बाल्टिस्तान कहते हैं। नाउ गिलगिट बाल्टिस्तान रीजन जो है, यहाँ पे गिलगिट नदी बहती है। गिलगिट इज अ मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर। इंडस रिवर की सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी है, उसमें मिलती है। और ये रीजन जो है वो पाकिस्तान को ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर थे, उन्होंने आजादी के टाइम पर हैंड ओवर कर दिया था या फिर एक तरीके से दे दिया था। तब से पाकिस्तान इसको अपना रीजन मानता है। ये रीजन जो है वो इंडिया के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन होता है, बिकॉज यहां से पाकिस्तान और चाइना की कनेक्टिविटी बनती है और इस रीजन से ही चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर भी जो है वो निकलता है, जिस चीज को लेकर इंडिया ने हमेशा ऑब्जेक्शन रखी है। इंडिया को ऑब्जेक्शन रही है कि इस जगह से निकलने वाला काराकोरम पास से निकलने वाला काराकोरम हाईवे जिसको बोलते हैं, वो जो पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का हिस्सा है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का हिस्सा है, वो इंडिया की टेरिटरी में से निकल रहा है और बिना इंडिया की परमिशन के बनाया गया है। एंड दैट इज ऑलवेज बीन द प्रॉब्लम विथ इंडिया पाकिस्तान एंड चाइना रिलेशंस के अंदर। कहीं भी आप इस चीज को बोल सकते हैं, कहीं भी इस पॉइंट को चिपका सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज रिमेंबर दिस। और इसके बारे में आप सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मैंने अलग से चैनल पे वीडियो भी बनाया हुआ है इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस के बारे में, तो आप वहां पे इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। खैर, इसी के साथ में क्लास को खत्म कर रहे हैं, वीडियो को खत्म कर रहे हैं। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इसके अलावा अगर आपको कोई कमेंट्स देने हैं, कोई सजेशंस है, तो यू कैन ऑल्सो कमेंट। यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी ऑन हर्ष VS0 मेरा टेलीग्राम चैनल ID है, लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वहां पे आप डायरेक्टली मेरे को कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू।